जी, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत अभिवादन हमारी तरफ से भी। आज जब देश के प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो एक नए भारत की कल्पना हमारे सामने रखती हैं। वो 5G को के लिए कह रहे थे कि ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो भारत की उस मूलभूत चीज़ को भी नहीं भूले। उन्होंने कहा खेती कीजिए लेकिन प्राकृतिक कीजिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। जब वो ये बात कह रहे थे कि देश को अगर 25 साल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने वो 2 कुरीतियों की बात भी बोली, 2 दिक्कतों की बात बोली जो कि देश को स्पीड से आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। वो है भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार। हमको लगता है देश के प्रधानमंत्री ने आज कंप्लीट इकोनॉमिक मॉडल सामने रखा। पुरानी चीज़ों को भी बातें बताई कि ये प्रॉब्लम्स हैं और आगे की दिशा के लिए 5G जैसा रोल आउट की भी बात बोली कि ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सर, आप आज देश के जो प्रधानमंत्री ने बोला उसको आप कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं? ज़रा हमको जी, बताइए। उन्होंने जो आज बात की मेरे ख्याल से बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने पंच प्राण की बात की और पंच प्राण की जो उन्होंने बात की तो उस चीज को उन्होंने एक व्यक्ति से लेके समाज से लेके देश से लेके संपूर्ण विश्व को उन्होंने कनेक्ट कर दिया। तो वो कैसे किया उन्होंने? तो अगर हम देखें कि उन्होंने सबसे पहले जो बात की वो थी एजुकेशन, शिक्षण की। कि हर कोने में शिक्षण होना चाहिए, हर एक भारतीय शिक्षित होना चाहिए। उसमें उन्होंने नारीवाद को भी समावेश कर दिया कि हर एक नारी का सम्मान होना चाहिए, हर एक नारी को जॉब मिलनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन अपने परिवार को भी वो सँभाले। नारी सशक्तिकरण विथ उनका रिस्पेक्ट और समाज को वो कैसे पकड़ के रख सकती हैं, वो उन्होंने बात की। दूसरी बात उन्होंने एग्रीकल्चर की, जो आपने अभी बताया कि जो खेती करनी है लेकिन प्राकृतिक खेती करनी है। कोरोना के बाद मेरे ख्याल से एक मूवमेंट चला है पूरे विश्व में कि हम कैसे ओरिजिनल की तरफ जाए, नेचर की तरफ जाए। जैसे कि लोग अभी बोल रहे हैं कि एलोपैथी के बदले क्यों ना हम देशी उपाय करें। तो अगर हम विश्व में देखें, भारत की तो बात अलग है लेकिन विश्व में देखें, तो जो 3-4 बड़ी-बड़ी सिस्टम्स है जैसे कि चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन है, कोरियन मेडिसिन्स है, जापानीज़ मेडिसिन है, मेक्सिकन मेडिसिन्स है और भारत का आयुर्वेद है। ये पाँचों की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो सेल कर रही है, जो कंपनियाँ आयुर्वेद में है, उनकी जो प्रगति हम देख रहे हैं, मल्टीनेशनल्स आ रही हैं आज की तारीख में आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स में। तो ये एक बहुत बड़ी नींव उन्होंने रख दी है प्राकृतिक खेती से लेके आयुर्वेद की ओर। तीसरा उन्होंने जो कहा वो डिफेंस के बारे में कहा और मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। हम अब तक डिफेंस के लिए इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे। अब हम खुद का सामान, खुद का डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट है, वो धीरे-धीरे करके हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है और वो उसकी इंडस्ट्री की जो पहुँच है, वो न सिर्फ हमारे लिए है लेकिन एक्सपोर्ट भी हम कर पाएँगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने आज डिफेंस के बारे में कही। चौथी चीज़ जो उन्होंने कही, वो थी इनोवेशन, अनुसंधान और उसको उन्होंने 3 चीज़ों के साथ जोड़ा है। एक है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, दूसरा है हेल्थ केयर और तीसरा है सोसाइटी। अब सोसाइटी के बारे में उन्होंने जो 2-3 चीज़ें कही, वो बहुत ही सुंदर कही। मेरे ख्याल से डिजिटल टेक्नोलॉजी सिर्फ बिज़नेस को सीमित ना रखते हुए, उन्होंने ये कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कैसे समाज के लिए कर सकते हैं। चाहे वो जनधन हो, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो या कोई और चीज़ हो। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, भ्रष्टाचार अपने आप कम होते जाएगा क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी कई सारी स्कीम्स आ सकती हैं। तो ये उन्होंने जो 4-5 चीज़ें इकोनॉमिक्स के बारे में कही, वो सबका अगर हम निचोड़ देखें तो ये है कि भारत को 2047 मतलब 25 साल की जो अमृतकाल उन्होंने कहा है, 25 साल के बाद भारत को सुपर पावर बनना है। और इसमें अगर हम देखें दूसरी 2 चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा। एक उन्होंने कही कि आत्मविश्वास जो हमको हमारे ऊपर नहीं है। अगर हम देखें रूपी को अगर मैं उसको इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ता हूँ, तो हम किसी को भी पूछे कि रूपी आज के 5 साल के बाद कितना होगा तो बोलेगा डेप्रिशिएट होगा। आज अगर ₹80 है तो वो 90 होगा, 100 होगा, 110 होगा। तो रूपी को क्यों डेप्रिशिएट होना है? क्या एक्सपोर्ट करने के लिए रूपी का डेप्रिशिएट होना ज़रूरी है? इकोनॉमिकली इतनी सारी रिसर्च हो चुकी है कि रुपी के लेवल से एक्सपोर्ट बढ़ता नहीं है। रुपी डेप्रिशिएट होने से एक्सपोर्ट बढ़ता नहीं है। ये एक प्रूवन चीज़ है, इकोनॉमिकली, स्टैटिस्टिकली प्रूवन चीज़ है। तो एक जो आत्मसम्मान होता है देश का, वो उसकी करेंसी में रिफ्लेक्ट होता है और ये चीज़ मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है
कि देश को खुद की जो अमन्य है, खुद का जो स्वाभिमान है, वो दिखाना बहुत जरूरी है। तो ये एक चीज हुई। दूसरी चीज उन्होंने जो कही, जो मैं मानता हूं, 1947 दूसरे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर हम दुनिया की जितनी भी पॉलिसी है, वो सारी की सारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड से बाहर निकली है। अगर हम बैंकिंग को देखें तो बाज़ेल 3 कहाँ पे हुआ? स्विट्जरलैंड में हुआ। तो काफी सारी ऐसी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, या तो अमेरिका में हुए या यूरोप में हुए, और पूरी दुनिया को वो जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो सारे अडॉप्ट करने पड़ते हैं, वो स्वीकार करने पड़ते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम ऐसा बनाए पूरा ढांचा इकोनॉमिक्स का और डेमोक्रेसी का, कि जिसकी वजह से हम एक दुनिया को नई पॉलिसी दे सके। हमको क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने देखना है? क्यों वहीं से सारी दुनिया को एक्सेप्ट करनी है? जो भी पॉलिसी आ, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे कुछ और हो, सारे के सारे स्टैंडर्ड्स दुनिया में वेस्टर्न वर्ल्ड डालता है। तो ये उन्होंने एक बहुत, मेरे ख्याल से इतनी जोर से बात नहीं की, लेकिन एक गर्भित इशारा था कि अगर हम सुपर पावर बन जाते हैं तो हमारी जर्नी कहाँ होनी है, हमको दुनिया को दिखाना है। और जो इन्होंने जो नींव रखी है वो ये थी कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। एक जो उन्होंने स्टेट के बारे में कहा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अगर उसको फाइनेंशियली देखूं, तो अगर हम बजट के दिन बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट कितना है। तो मान लीजिए ये साल 22-23 के लिए 7 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट है। लेकिन अगर हम देश का कैपिटल बजट देखें तो 7 लाख करोड़ बहुत छोटी अमाउंट है, सिर्फ 30 से 35% है। बाकी का जो 70% है वो स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है। तो देश को अगर विकास करना है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ में मिलके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। ये भी उन्होंने एक बहुत बड़ा इशारा किया था। तो मेरे ख्याल से आज नींव रखी गई है। जैसे उन्होंने कहा कि ये प्रथम प्रभात है, तो एक नींव रखी गई है अमृत काल के लिए। और जो उन्होंने पंच प्राणों का उसमें जो 5 मेरे ख्याल से ईंट रखी है, वो बहुत ही सुंदर है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समाज को, देश को और विश्व को कनेक्ट किया एक व्यक्ति के साथ। तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया ये उन्होंने हमको ये रास्ता दिखा है अमृत काल का। और मेरे ख्याल से ये चीज पर अगर हम चलें तो डेफिनेटली सुपर पावर बन सकेंगे, इसमें कोई असंभव एनर्जी क्षेत्र जो है उसमें जो हमको आज ग्रीन लगता है, क्या वो सचमुच में ग्रीन है कि नहीं, ये एक संपूर्ण डिबेट का सवाल है। जैसे कि हम बड़े बड़े बांध बांधते हैं कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितना हाइड्रो प्रोजेक्ट बड़ा उतना ही एनर्जी ग्रीन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें कई सारे गांव डूब जाते हैं, कई सारे जंगल डूब जाते हैं, कई सारी हमारी जो संस्कृति है उस गांव की, वो संपूर्ण तरह से तहस नहस हो जाती है। छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, जो जो कहा जाता है लोकल फॉर वोकल। तो हमें जो ये एक बड़ी सोच है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट डाल दे, उससे हमें दूर हटना है। अगर हम घर घर में सोलार लगा दे हर एक छत के ऊपर, तो क्या हमको बड़े मान लीजिए कि बहुत बड़े जैसे 1000 मेगावाट वाले या अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स की क्या जरूरत है? उनका जो पोल्यूशन होता है, जैसे जैसे हम एनर्जी की नीड बढ़ाएंगे वैसे पोल्यूशन बढ़ते ही जाएगा, चाहे वो कितनी भी ग्रीन हो। हमको जो सॉल्यूशन लाना है एनर्जी में, वो लोकल होना चाहिए। वो अगर जितना बड़ा होगा उतना ही मेरे ख्याल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो हमको प्रदूषित करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम कौन सा एंगल से उसको देखते हैं ये बात अलग है। जैसे कि बहुत बड़ा मेगा पावर प्रोजेक्ट डाल दिया हाइड्रो का, तो उसमें कई सारी दिक्कतें होती हैं, जो 100 साल लगे शायद उसको बाहर आते हुए, लेकिन जब बाहर आएंगी तो कई सारा नुकसान होगा। तो सॉल्यूशन जो है, जैसे गांव की तरफ से हर एक गांव अगर एनर्जी के लिए इंडिपेंडेंट हो जाए, वो बेहतर सॉल्यूशन है। हम एक्सपोर्ट तो मेरे ख्याल से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, टेक्नोलॉजी का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो इंडस्ट्री से भी ज्यादा होगा। तो ये जो सारे सॉल्यूशंस है वो उसको एक करना है। सोलार, विंड और हाइड्रो, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस लेवल पे उनको इम्प्लीमेंट करना है वो भी उतने ही मायने रखता है। ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं, उसमें हमारा जो लॉस है आज की तारीख में लगभग 22 से 23% है, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड 10% है।
तो वो हम कैसे टेक्नोलॉजी